हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुविधा ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो अब ये आपका बैक टू बेसिक आपका पूरा सीरीज होने वाला है। तो मैं आपको प्लीज सजेस्ट करूंगा प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ओके, तो आज हम बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एकदम बेसिक से। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट होंगे, आप लोग को शायद पता हो, डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन। ठीक है, डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि मान लेते हैं कि जो पूरा नेचर है ना वो एक तरह का चेस गेम खेल रहा है। क्या खेल रहा है? चेस गेम खेल रहा है, जो कि एक बोर्ड गेम है। ठीक है, अब उसमें जितने भी रूल इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हाथी जो है सीधा चलेगा, जो ऊंट जो है वो तिरछा चलेगा, तो ये जितने भी रूल इंप्लीमेंट कर रहे थे तो ये सब हम लोग को मान लेते हैं पता नहीं। अब मान लेते हैं कि प्लेयर P1 है और प्लेयर P2 है। अब हम लोग को रूल तो पता नहीं है कि वहां पर किस तरह का रूल चलने वाला है। ठीक है, बट अगर हम लोग काफी देर तक बैठे यहाँ पे और हम लोग देखें, मतलब थर्ड पर्सन की तरह जो प्लेयर खेल रहा है और हम लोग थर्ड पर्सन की तरह देखें कि दोनों प्लेयर क्या किस तरह से मूवमेंट अपना कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा जो नीचे है ना इसका रूल को हम लोग, इसका जो रूल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, रूल को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और काफी जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये रूल किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, तो हम शायद कुछ रूल और भी हम लोग बना पाए। तो उन्होंने कहा था कि नेचर को हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहने का मतलब नेचर जो है एक्चुअल में उसको बदला तो नहीं जा सकता है, तो हम लोग उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। और जब इतना समझ हो जाए कि किस तरह से बेसिक एक्ट कर रहा है, तो शायद हम लोग कुछ खुद का भी रूल हम लोग वहां पे बना सकते हैं। ये कहा था रिचर्ड फीनमैन। ठीक है, तो यहाँ आ जाता है कि नेचर जो है उसका लॉज ऑफ नेचर है। तो फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स डिस्क्राइब करता है लॉज ऑफ नेचर को। ठीक है, और लॉज ऑफ नेचर कहने का मतलब तो ह्यूमन जो है वो पोस्ट करता है इंट्रिंसिक वैल्यू दैट गवर्न्स आवर रीजनिंग एंड बिहेवियर। कहने का मतलब जो हम लोग का रोज चेंजेस होता है, ठीक है, रोज तो एक जैसा नहीं रहता है, रोज कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी के लेवल पे, नेचर के लेवल पे, वेदर के लेवल पे, ये जितने भी चेंजेस होते हैं वो रेगुलर अकरिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, लॉ ऑफ नेचर कर देते हैं। सॉरी फॉर द नॉइज। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, लॉ ऑफ नेचर कर देते हैं। तो ये जो लॉ है ना वो मेंटेन करता है कि कौन सही है कौन गलत है। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सही है गलत है। वो कौन डिसाइड करेगा? नेचर डिसाइड करेगा कि जो हम लोग का जितना भी बिहेवियर है वो सही है या फिर गलत है। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ नेचर कहते हैं। ओके, तो फीनमैन ने बताया लॉज ऑफ नेचर के बारे में कि जिसको हम लोग समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि मान लेते हैं ये जो बिहेवियर है अगर उसको हमको बताना पड़ा, तो जैसे यहाँ पर रूल था ना कि ये इस तरह चलेगा, ये इस तरह चलेगा, तो उसको अगर हमको मेजर करना रहा तो हम लोग किसमें बताएंगे? ठीक है, हम लोग किसमें बताएंगे, कैसे बताएंगे कि आज इतना बारिश हो रहा है या फिर इतना है या फिर मास ये है। तो इस तरह जितने भी हम लोग का टर्म है उसको हमको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा ना। तो वो डिस्क्राइब करने के लिए क्या बना था, यूनिट बना था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग इसको हम लोग समझ सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी अब मान लेते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो नेचर जो है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी से कह रहे हैं। अब उसको मेजर कैसे करेंगे? मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लेते हैं एलिमेंट है E1, अब उसी का कुछ एक पोर्शन मान लेते हैं मेरे पास है E2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसका जो प्रॉपर्टी है E2 का प्रॉपर्टी, उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। E2 को कंपेयर करेंगे E1 से। क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि हम लोग E1 को मान के चल रहे हैं कि ये प्योर फॉर्म है। ये क्या है? प्योर फॉर्म है। किसका? ये जो एलिमेंट है उसका। ठीक है, अगर प्योर फॉर्म है तो जो इम्प्योर मान के चल रहे हैं या फिर जो भी है, तो मान लेते हैं 100% प्योर है। कितना परसेंट प्योर है? 100। अब ये 70 हो, 80 हो या फिर 90 हो, तो इसको क्या करेंगे, हमेशा कंपेयर करके देखेंगे इससे, ये इसके लेवल पे कितना प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इस तरह से हम लोग क्या किए कि कोई भी एलिमेंट है सारा का एक स्टैंडर्ड यूनिट बना के छोड़ दिए। देखिए, सब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी है उसी का कोई स्टैंडर्ड हम लोग क्रिएट कर लिए हैं। अब उससे कंपेयर कर करके बार-बार देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, अब ये जो मेजरमेंट हो रहा है इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। क्या क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली करने का मतलब ब्रेक डाउन करके, मतलब तोड़ तोड़ के कि वो इसका है फिर ये इसका था। तो इस तरह से अगर हम लोग ब्रेक डाउन करके हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग ब्रेक डाउन करके देख रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट प्रोसेस हो गया। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तब। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे फिजिकल क्वांटिटी बनता कैसे है। ओके, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम भी आप लोगों ने शायद सुना हो, लॉर्ड केल्विन। ये कहते थे
कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं, व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट, ठीक है, व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट, अगर जो भी हम लोग बोल रहे हैं, अगर अगर हम उसको एक नंबर में एक्सप्रेस कर सकें, नंबर में क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, तब हम मानते हैं कि आपके पास कुछ नॉलेज है। लेकिन अगर हम उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लॉर्ड केल्विन कहा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक नंबर और यूनिट का कितना वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि तब मैंने एक एलिमेंट लिया था और उसको कंपेयर कर रहा था फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। कहने का मतलब ये इसका एलिमेंट था और इसको मैं बार बार कंपेयर कर रहा था एक स्टैंडर्ड से। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किया है, वो उसको डिफिनेट होना पड़ेगा, उसको सही होना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल से मिलता हो, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इजीली रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। ओके, तो वो जो स्टैंडर्ड है कुछ इस कंडीशन पे रहता है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी, तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से बनता है, फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से बनता है। पहला हो गया आपका नंबर और दूसरा हो गया आपका यूनिट। पहला हो गया आपका नंबर और दूसरा क्या हो गया आपका यूनिट। ओके, तो मान लेते हैं, कहने का मतलब जैसे लेंथ ऑफ अ रॉड, क्या हो गया, लेंथ ऑफ अ रॉड, लेंथ ऑफ अ रॉड। तो लेंथ ऑफ अ रॉड को हम लोग क्या बोल दिए कि ये 4 मीटर लंबा है। लेंथ ऑफ अ रॉड जो है वो क्या है, 4 मीटर लंबा है, ठीक है। जो लेंथ ऑफ अ रॉड है वो क्या है, 4 मीटर लंबा है। तो ये जो लेंथ ऑफ अ रॉड है ना, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, आपका फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है। और ये 4 आपका क्या बता रहा है, नंबर को बता रहा है। और ये मीटर आपका क्या बता रहा है, यूनिट को बता रहा है। अब इसको समझे कैसे, ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का। अब देखिए, जो लेंथ ऑफ अ रॉड है, मान लेते हैं आप शॉप पे गए और उसको बोल रहे हैं कि हमको रॉड चाहिए, तो बोलेंगे 4, तो 4 गिन के दे देगा, ठीक है। और अगर आप उसको डिफिनेट नहीं बताइएगा कि 4 मीटर चाहिए, ठीक है, तो वो समझेगा कैसे कि आप कितना मांग रहे हैं। मान लेते हैं आप राशन जो दुकान है, ठीक है, हम लोग ग्रोसरी जाते हैं ना खरीदने, तो ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो आप लोग मान लेते हैं राइस लिए, ठीक है, क्या लिए, राइस लिए, तो आप बोलिएगा 4, तो इसका कुछ सेंस बन रहा है क्या, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। मतलब 4 तो 4 आपको चावल गिन के ना दे देगा, ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना पड़ेगा, तो आप बोले 4, साथ में क्या बोलना पड़ेगा, केजी भी बोलना पड़ेगा। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, दोनों कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे पे। मान लिया आप बोले कि राइस चाहिए, आप बोल दिया खाली जाके क्या, केजी, तो वो भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए एक नंबर और एक क्या, यूनिट, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, एक नंबर, साथ ही साथ उसका जो है प्रोडक्ट होना चाहिए उसका क्या, यूनिट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी बनता है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो एक टर्म आ जाता है कि द स्मॉलर इज द यूनिट, लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। स्मॉलर इज द यूनिट, लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। कहने का मतलब वी कैन से दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, ठीक है, मतलब n जितना ही क्या कम, u उतना ही ज्यादा, ठीक है, और u जितना ही ज्यादा उतना ही n क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये होता कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं n1 u1, n1 क्या है, नंबर है, u1 क्या है, यूनिट है। तो x क्या है, आपको यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये नंबर के इस बार नंबर 1 लेंगे, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है n1 u1 को, सॉरी फॉर द नॉइज अगेन। तो x जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी नंबर 1, जहाँ क्या हो गया n1 और u1, n1 क्या है, n1 क्या है, नंबर है, और u1 क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो x n1 u1 हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा फिजिकल क्वांटिटी मान लिए, ठीक है, x है, वहाँ क्या मान लिए कि नंबर हो गया दूसरा और यूनिट भी हो गया दूसरा, तो n2 और u2 कह दी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम ही है, तो फॉर द सेम क्या, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपका, सेम है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, क्यों, क्योंकि जो आपका x है, x तो x के बराबर ही है ना, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है।
तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि NU जो है वो कांस्टेंट के बराबर है, मतलब दोनों क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, दोनों के लिए क्या हो गया, सेम हो गया। तो वी कैन राइट n इज इक्वल टू कांस्टेंट ही रह गया और u क्या आ गया, नीचे आ गया, तो वी कैन राइट n इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय u। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि जितना ही छोटा आपका यूनिट होगा उतना ही क्या बड़ा होने वाला है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होने वाला है, इसलिए n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं हु डिसाइड द यूनिट्स, मतलब यूनिट डिसाइड कौन करता है। अगर मान लेते हैं कि अभी हम लोग इंडिया में, और इंडिया में हम लोग बोल रहे हैं कि हमको पानी चाहिए, तो हम लोग बोल रहे हैं हमको 10 लीटर पानी चाहिए, ठीक है, 10 लीटर पानी चाहिए। अब वही अगर मान लेते हैं यूएस गए, वो बोलेगा हमको 10 सेंटीमीटर पानी चाहिए, ठीक है, तो यूनिट तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। जैसे मान लेते हैं अलग अलग बोलेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो इसलिए क्या होता है, यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा। अब सबको अपना अपना यूनिट डिसाइड करेगा तभी प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या है कि एक बॉडी है, ठीक है, क्या है, एक बॉडी है, तो डिसाइड कौन करता है, तो सबसे पहले तो उसका पॉइंट है कि वो सबसे पहले सबको, सबके लिए क्या हो, बराबर हो, तो उसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, किसको, मतलब यूनिट को, जो भी हम लोग मानने वाले हैं। नंबर 2 एक बॉडी नेम है जिसको हम लोग CGPM कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ठीक है। ये क्या करता है, पूरा जो वर्ल्ड है उसके लिए एक यूनिट डिसाइड कर देता है और वही वहां पे क्या करता है, पूरा ग्लोबली उसी को माना जाता है। तो ये जो डिसीजन कौन लेता है, तो डिसीजन कौन लेता है, CGPM, तो इसका हम लोग कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, यही क्या करता है, डिसीजन लेता है। ओके, नहीं तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे होता है, तो मैक्सिमम वो फ्रांस में होता है, जहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट को तय किया जाता है। ओके, नाउ अब आपका आ जाता है कि जो यूनिट है उसमें हम लोग दो तरह का हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग क्या तरह का देख पाएंगे, यूनिट जो है उसको यहाँ पे देखेंगे। एक हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट का बात कर लेते हैं। तो इसमें मेनली जब मैकेनिक्स में देखा जाता है, जब मैकेनिक्स में देखा जाता है तो हम लोग क्या क्या लेते हैं, एक हो गया आपका लेंथ, ठीक है, एक हो गया आपका मास और दूसरा आपका हो गया टाइम। ये तीन स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है किसमें, फंडामेंटल यूनिट में। तो ऐसा तो नहीं कि ये तीन ही है, लेंथ मास और टाइम, ठीक है, जिसका आपका आगे डायमेंशनल फार्मूला बनने वाला है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तीन ही है, तो और भी तो पार्ट है ना, मतलब फिजिक्स का और भी तो पार्ट है। तो जैसे हम लोग और क्या क्या कह सकते हैं, तो लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया, ठीक है, फिर मोल ऑफ अ सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब सब्सटेंस को किसमें ये किया जाएगा। तो इस तरह करके क्या है, और भी बहुत सारे हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री में भी दो आपके आ जाते हैं, क्या क्या आ जाते हैं, सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल, और उसी एक और क्या है, प्लेन एंगल, दूसरा क्या है, प्लेन एंगल, ये भी आ जाते हैं। तो कुछ फंडामेंटल यूनिट ये रहते हैं कि ये इसको बेसिक माना जाता है, ठीक है। अब डिराइव्ड यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से ही अगर ब्रेक डाउन होके बना हो, अगर फंडामेंटल यूनिट का ही ब्रेक डाउन पोर्शन हो, कौन, डिराइव्ड, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। कहने का मतलब स्पीड इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी फॉर द नॉइज, ओके सॉरी, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में दिखाते हैं, डिस्टेंस को किसमें कर दिए, लेंथ में कर दिए, और टाइम को क्या कर दिए, टाइम को मान लेते हैं सेकंड में, या फिर टाइम का एज इट इज छोड़। तो ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, फंडामेंटल यूनिट था। अब उसको क्या किए, उसी का पोर्शन में, मतलब ये जो डिराइव यूनिट बनाए हैं फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, उसी को डिराइव यूनिट। इस तरह के तो बहुत सारे है कि नहीं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओके, तो जो 4 सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम लोग मेनली मान के चलते हैं, ठीक है, पूरा ऑल ओवर ग्लोबली जो हम लोग मान के चलते हैं, वो क्या क्या है। नंबर 1 आपका आ जाता है CGS, ठीक है। CGS क्या होता है, तो इसमें जो यूनिट ऑफ लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मानते हैं, यूनिट ऑफ मास को हम लोग ग्राम में मानते हैं, और यूनिट ऑफ टाइम को किसमें मानते हैं, सेकंड में मानते हैं, ठीक है। इसको CGS सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये क्लास 9 में आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा कि SI और CGS यूनिट, ठीक है। तो वहां पे CGS यूनिट आ जाता है। नंबर 2 आपका हो जाता है FPS, ठीक है। FPS का मतलब फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकंड। ये आपका ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है, ब्रिटेन या फिर यूके ये इधर ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आपका थर्ड आ जाता है MKS सिस्टम, जो कि स्टैंडर्ड है, क्या है, M फॉर मीटर, K फॉर यहाँ पे केजी और S फॉर सेकंड। तो ये MKS सिस्टम का ही हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज्ड फॉर्म है, क्या है,
रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटर वी कॉल्ड एसआई यूनिट, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये रेशनलाइज क्या है, एमकेएस सिस्टम है। और एसआई कहने का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो इंटरनेशनली ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। ये आपके 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ओके, नाउ तो अब आ जाते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट। ओके, आपके 7 फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, ये आपके क्या है, सारे के सारे फंडामेंटल क्या है, यूनिट है, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो नंबर 1 क्या है, मास है। मास को नेम ऑफ यूनिट क्या लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं। सिंबल क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। ओके, नंबर 2 इज लेंथ। लेंथ को किसमें लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया स्मॉल एम। नंबर 3 हो गया आपका टाइम। टाइम को लिखते हैं सेकंड में, ठीक है, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, स्मॉल एस। 4 क्या हो गया आपका टेंपरेचर। टेंपरेचर को किसमें लिखते हैं, केल्विन में, और सिंबल क्या हो जाता है, के। 5 क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, कैंडेला लिखते हैं, ठीक है। क्या है, इसका नेम ऑफ यूनिट है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया उसका, सीडी हो गया, ठीक है। और 6 हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो उसका हमने नेम ऑफ यूनिट दिया है एम्पियर। अब लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में। और सिंबल क्या है उसका, कैपिटल है, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब मैटर को किसमें मेजर करना है, तो नेम ऑफ यूनिट हम लोग लिखेंगे मोल, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया mol। ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक इसी तरह आपके क्या है, आप 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी, क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट भी है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से, तो नंबर 1 क्या था, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल है, ठीक है। प्लेन एंगल को नेम ऑफ यूनिट इसका क्या है, तो रेडियन, क्या है, रेडियन। लिखते हैं कैसे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आर ए डी लिखते हैं। नंबर 2 आपका हो जाता है इसमें सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल के लिए क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट थे, और यहाँ पे 2 आपका एक्स्ट्रा जो है सप्लीमेंट्री यूनिट है, जो कि एंगल्स के लिए होते हैं। तो अब एक एक करके हम सारा को हम डिफाइन कर देते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। ओके, तो एक एक करके हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आपका आ जाता है मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ लाइन, ठीक है, इन दिस मच ऑफ अ सेकंड इन एयर। कहने का मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। तो अगर हम इसमें बोलेंगे फोर्थ टर्म कौन सा है, तो फोर्थ टर्म क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फोर्थ टर्म है। ठीक उसी तरह डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट, मतलब लाइट जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इतना ऑफ सेकंड, मतलब मान लेते 1 सेकंड है, उसका ये वाला हिस्सा, उसका कौन सा हिस्सा, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं 10 to 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला हिस्सा जो रहेगा, मतलब 1 सेकंड का ये वाला हिस्सा जो कि स्पीड रहेगा एयर या फिर वैक्यूम में, उसी को कहते हैं मीटर, ठीक है। तो मीटर का डेफिनेशन आपको क्लियर रहना चाहिए कि मीटर है क्या। तो मीटर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन दिस, टीएच लगा हुआ है, ठीक है, ऑफ अ सेकंड, मतलब 1 सेकंड का ये वाला हिस्सा, ठीक है, एयर और वैक्यूम में, उसी को कहते हैं मीटर। ओके, नंबर 2 इज सिलेंडर, नंबर 2 इज केजी, दैट इज किलोग्राम। तो इसको क्या बोला जाता है, मतलब एक सिलेंडर हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, एक इस तरह का सिलेंडर बना हुआ है, एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। वो क्या चीज से बना हुआ है, 90% है प्लैटिनम उसमें, और 10% उसमें इरिडियम है। मतलब ये जो सिलेंडर इज मेड ऑफ, सिलेंडर क्या चीज से बना हुआ है, 90% आपका प्लैटिनम और 10% इरिडियम से, और इस तरह से बना हुआ है कि जो इसका डायामीटर है, ठीक है, मतलब ये जो सिलेंडर है, इसका जो ये वाला जो डायामीटर है, ये जो डी है, वो उसका हाइट के बराबर होना चाहिए। उसका डी और जो ये है हाइट के बराबर होना चाहिए। तो इसको कुछ 3.9 मान के चला गया है। एक्चुअल में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोगों में है कि शायद इस तरह का कुछ फ्यूचर में हो। तो ये वाला स्टैंडर्ड यूनिट है किसके लिए, केजी के लिए। तो अगर केजी को डिफाइन करना रहेगा तो क्या है, तो एक सिलेंडर है जो कि बना हुआ प्लैटिनम और इरिडियम से। ओके, नंबर 3 इज टाइम। क्या है, टाइम। तो टाइम को क्या बोला जाता है, तो मान लेते एक एटम, ठीक है, एक एलिमेंट है सीजियम 133, जब वो इमिट करता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब मान लेते हैं जो सीजियम है बहुत सारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे वो इमिट करता है, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ का रहेगा, सबके लिए वेवलेंथ क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो सबके लिए जब अलग अलग वेवलेंथ रहेगा, उसमें से एक पार्टिकुलर रेडिएशन को हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं ये है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो मान लेते हैं ए को हम लोग सिलेक्ट कर लिए। अब ए को सिलेक्ट कर लिए और उसमें क्या रहेगा, उसमें बहुत सारा एनर्जी लेवल बनता है, ठीक है, ये आगे पढ़ना है। तो बहुत सारा एनर्जी लेवल बनता है। तो ट्रांजिशन जब होता है
ठीक है, ट्रांजिशन जब होता है ग्राउंड स्टेट में किसका, सीजियम 133 का, तो उसको हम लोग टाइम, तो जितना ट्रांजिशन करने में समय लगा ना, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, सेकंड के बराबर है। फिर से एक बार बता देते हैं कि टाइम को सीजियम 133 लिया गया, उसका जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ सीजियम का, तो उसमें से एक पार्टिकुलर हम लोग पकड़ लिए कि इस वेवलेंथ का हम लोग पकड़ लेते हैं। अब वो वेवलेंथ में जब ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता है, मतलब ये जो है ग्राउंड स्टेट से, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कम एनर्जी रहता है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तो वहां से क्या किया, ट्रांजिशन किया अनदर स्टेट में, ठीक है, किसमें, ऑफ सीजियम 133 में, तो उसको हम लोग 1 सेकंड मान के चलते हैं, यही टाइम का स्टैंडर्ड है जो कि तय हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नंबर 4 आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला जाता है, लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला जाता है, मान लेते हैं दो मेरे पास रॉड है, दो मेरे पास रॉड है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा 1 मीटर है। कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन ये वाला, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल है या फिर नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी करंट सप्लाई किए और इसमें भी करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वाला रॉड में भी और ये वाला रॉड में भी अगर हम करंट सप्लाई करते हैं तो भी एक ही डायरेक्शन में, इधर एक ही डायरेक्शन में, तब जब हम लोग को करंट ऑब्जर्व होता है किसी भी एक रॉड में, फिर से मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह नापा गया, तो हम लोगों ने दो रॉड लिया है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, दो रॉड को लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस को 1 मीटर को फिक्स कर दिया, और दोनों में मैंने करंट को क्या किया, सप्लाई कर दिया, करंट को सप्लाई किया एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, सारा एक ही डायरेक्शन में है। उसके बाद अगर हम लोग चेक करते हैं किसी भी वायर में कि क्या सेम करंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं, उसी को क्या कह रहे हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं, ओके। ओके, तो नेक्स्ट है आपका केल्विन, ठीक है। तो केल्विन किसको कहते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ 1:273.16 ऑफ अ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। अब यहाँ पर समझ लीजिए ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट किसको कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट किसको कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जो सारा मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, जब आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस साथ में कोएग्जिस्ट करेगा, साथ में कोएग्जिस्ट करेगा, मतलब एक ही समय में एक ऐसा फेज जब ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है वो साथ में कोएग्जिस्ट करता है, उस तरह का पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, और ये सारा मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे केल्विन करने का मतलब, तो ये डिफाइन कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ अ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये ट्रिपल पॉइंट ये किसका, वाटर का, मतलब वाटर जो है इस कंडीशन में, मतलब एट अ टेम्परेचर ऑफ दिस सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फेज उसका क्या होता है, साथ में कोएग्जिस्ट करता है, जिसके कारण उसी को हम लोग क्या किए हैं, 1 केल्विन को डिफाइन किए हैं। और ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है लुमिनस इंटेंसिटी। तो क्वांटिटी, पहले लुमिनस इंटेंसिटी क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ अ विजिबल लाइट दैट इज इमिटेड इन यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल, मतलब जो सॉलिड एंगल है आपका, ठीक है, जो आपका सॉलिड एंगल है, तो मतलब इससे जितना भी विजिबल लाइट निकलता है, ठीक है, 1 सेकेंड में, कितना में, 1 सेकेंड में, और 1 मीटर में, मतलब एक यूनिट एरिया में 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ लाइट निकल सकता है, उसी को हम लोग यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और इसका जो बुकिश डिफिनेशन है वो क्या है, तो लुमिनस इंटेंसिटी इज इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ दिस स्क्वायर मीटर। देखिए 6 लाख लिखा हुआ, तो इतना स्क्वायर मीटर जो कि ब्लैक बॉडी है इस टेम्परेचर पे, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, ये रहेगा अंडर अ प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको लुमिनस इंटेंसिटी मतलब समझ लेना है, एक विजिबल लाइट के बारे में बात हो रहा है ना। आपका जो लास्ट है वो आपका आ जाता है टेम्परेचर, ठीक है। लास्ट जो है आपका क्या आ जाता है, टेम्परेचर, गलती है टेम्परेचर से ना,
ओके, तो अब हम बात करते हैं मोल्स के बारे में, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, जितने भी आपके सब्सटेंस है, तो कोई भी सब्सटेंस हम लोग जानते हैं कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ही बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, तो मोल किसको कहेंगे? तो मोल द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जितने भी अणु और परमाणु है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.012 केजी ऑफ कार्बन 12। यहाँ कार्बन 12 का एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया है, इसका 0.012 केजी लेंगे, किसका? कार्बन 12 का, और उसमें जितना नंबर ऑफ कितना रहेगा, जितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा उसी को 1 मोल कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट हम लोग को मिला है एवोगाड्रो से। ठीक है, जिसको हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, दैट इज 6.022 × 10⁻23। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इतना अगर केजी ले रहे हैं कार्बन 12 का, तो उसके ऊपर निकल जा रहा है आपका 6.022 × 10⁻23। मतलब एक एटम का यहाँ पर डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पर 23 इक्वेशंस को बताने पड़ेंगे, 23 इक्वेशन को। तो अगर बहुत सारे एटम रहेंगे तो कितना इक्वेशन को, तो ये कितना डिफिकल्ट हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ओके ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री जितने भी यूनिट है, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से। तो नंबर 1 आपका आ जाता है रेडियन। तो रेडियन क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। कहने का मतलब एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है, और ये जो रेडियस है ना, और ये जो आर्क है, ये क्या है? मेरा आर्क है। ठीक है, ये आर्क का जो लेंथ रहेगा वो रेडियस के बराबर रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये आर्क का जो लेंथ रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क जो रहेगा वो रेडियस के बराबर रहेगा। और ये अगर इसके ऊपर कंप्लीटली लाई करता है, अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये इसके ऊपर अगर कंप्लीटली लाई करता है, तो ये जो एंगल इसके कारण बन रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग रेडियन कहते हैं। देखिए ये आप सुने होंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी है। तो द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर, देखिए सेंटर से, ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस। मतलब ये जो आर्क लेंथ का जो आर्क का जो लेंथ रहेगा वो रेडियस के बराबर रहेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन से डिफाइन करते हैं, एंड वी कैन राइट दिस थीटा इज इक्वल टू ds/r। ठीक है, ये सरफेस हो गया आपका, और ये मतलब ये आर्क हो गया आपका काम कर रहा है, और ये आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, ये आपको 1 रेडियन है। नाउ सेकंड इज स्टेडियन। ठीक है, अब सब कुछ उसी तरह अप्लाई करेंगे, बस वहां पे क्या था? सर्कल था, और यहाँ पे क्या ले लेंगे? स्फीयर को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्फीयर को ले लेंगे, ताकि हम लोग को एक सॉलिड एंगल मिल पाए, क्योंकि ये प्लेन एंगल का ये सॉलिड एंगल का यूनिट है। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक स्फीयर को लेंगे। तो स्टेडियन ये, तो सॉलिड एंगल, ठीक है, सबटेंड, अगर कोई भी सॉलिड एंगल है वो सबटेंड करता है सेंटर से, ठीक है, सेंटर ऑफ मतलब कोई भी स्फीयर से। ठीक है, ये स्फीयर मान ले रहे हैं, ये स्फीयर मान ले रहे हैं, तो बोल रहा है सॉलिड एंगल सबटेंड एट अ सेंटर ऑफ स्फीयर बाय इट्स सरफेस। ठीक है, बाय इट्स सरफेस whose area is equal to the square of a radius of a sphere। इसका फॉर्मूला आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? डी ओम से दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो डी ए बाय आर स्क्वायर। डी ए कहने का मतलब जो एरिया जो है, जो कि हम लोग सरफेस है ना, मतलब ये स्फीयर है, उसका जो सरफेस है, जो हम लोग एरिया को काट के निकाल रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर। तो अगर ये दोनों का रेशियो को कोई बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेडियन कहते हैं। ठीक है, तो स्टेडियन हो जाता है सॉलिड के लिए, ठीक है, और ये जो रेडियन है वो आपका प्लेन एंगल के लिए हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर इसके रिलेटेड अगर आपसे कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। और हाँ, ये पूरा जो भी चैप्टर हुआ है उसका आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।